ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कहानी कुर्सी की में। अब बात करेंगे रूस और यूक्रेन के महायुद्ध की। इससे लेकर ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया, एक ऐसा बयान जिससे पुतिन जरूर खुश हुए होंगे। दरअसल ट्रंप ने रूस यूक्रेन वॉर खत्म नहीं होने का ठीकरा किस पर फोड़ा? ज़ेलेंस्की पर फोड़ा। ट्रंप ने कहा कि शांति वार्ता में ज़ेलेंस्की ही बाधा बने हुए हैं। ट्रंप का दावा यह है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन समझौते के लिए तैयार हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की की जिद के चलते युद्ध खिंचता चला जा रहा है। ट्रंप ने यह पहली बार स्वीकार किया है कि चुनाव से पहले युद्ध को तुरंत खत्म करने का उनका दावा जितना आसान दिखाई देता था उतना आसान है नहीं। अब उनकी प्राथमिकता ज़ेलेंस्की को टेबल पर लाने की होगी, जबकि ज़ेलेंस्की का कहना यह है कि पुतिन शांति वार्ता के लिए तैयार नहीं है। अब आप ये देखें, अभी तक क्या हो रहा था कि पुतिन को मनाने का जोर चल रहा था कि पुतिन मान जाए, पुतिन मान जाए, पुतिन युद्ध को खींच रहे हैं। लेकिन ये पहली बार है कि ट्रंप ये कह रहे हैं कि पुतिन तो समझ जाएंगे लेकिन ज़ेलेंस्की नहीं समझ रहे हैं। और ज़ेलेंस्की किसके भरोसे उछल रहे थे? पहले ट्रंप के भरोसे थे और अब यूरोप के भरोसे है। ऐसे भी तो पुतिन जब चाहे ज़ेलेंस्की को फिनिश कर देंगे। सर नहीं, देखिए, अब ट्रंप साहब को अगर वेनेजुएला पे कब्जा बरकरार रखना है, ट्रंप साहब को अगर ईरान पर हमला करना है, ट्रंप साहब को अगर ग्रीनलैंड लेना है, ट्रंप साहब को कनाडा को अपना 51वां राज्य बनाना है, तो उन्हें ये तो बताना पड़ेगा ना कि भाई ज़ेलेंस्की ही इस सब के जिम्मेदार है और ज़ेलेंस्की ने जितनी जमीन ले ली है वो ज़ेलेंस्की को दे दो। वो तो यूक्रेन की 22% ले रहा है, मैं तो 4-4, 5-5 देश पे पूरा कब्जा कर रहा हूँ, तो घाटे का सौदा है नहीं। तो इस समय तो वो लड़ेंगे नहीं। तो रूस कहेगा ना कि साहब आप हम पे आरोप लगा रहे हो, आप देखो आपने वेनेजुएला में क्या किया, आप ईरान में करने क्या जा रहे हो, आप ग्रीनलैंड में क्या करने जा रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि अब ये बड़े देश अपने हिसाब से मैनेज कर रहे हैं। जिस तरह से अलास्का में ट्रंप ने बात की थी पुतिन से, जिस तरीके से ज़ेलेंस्की जब अमेरिका व्हाइट हाउस जाते हैं बात करते हैं, जिस तरीके से फोन पर बात की थी, जब ये ट्रंप कहते हैं कि भाई रूस कुछ नहीं, वो तो कागजी शेर है, हम सुविधाएं देंगे, साधन देंगे ज़ेलेंस्की को, उसको लड़ना चाहिए। तो तमाम नाटो के देश कहते हैं कि हम हथियार मुहैया कराएंगे। जब पीछे हट जाते हैं, अमेरिका ने सिर्फ ज़ेलेंस्की को एक मौखिक शब्द समर्थन दिया है, कोई मदद नहीं की। आज ज़ेलेंस्की स्टेज पे आ गए कि वो तो मतलब बीच में डूब गए, रूस को छोड़ने को तैयार नहीं है और अमेरिका मदद करने के लिए तैयार नहीं है। तो आज मुझे लगता है कि जिस तरीके से धोखा ज़ेलेंस्की के साथ किया, और अब आप खुलकर कह रहे हो कि ज़ेलेंस्की तैयार नहीं, इसका मतलब यह है कि आप सीधे रूस से कह रहे हो कि आपने अभी तक जो किया है 3 साल ज़ेलेंस्की और यूक्रेन के साथ, वो आपने ठीक किया, अमेरिका उसका समर्थन करता है। यह एक विश्वासघात है। मुझे लगता है कि यूक्रेन के साथ, एक छोटे देश के साथ आपने जिस तरीके से व्यवहार किया, मुझे लगता है कि अब ट्रंप अपने भविष्य की राजनीति को लेकर वो चीन के साथ, रूस के साथ एक कोई समझौता करेंगे। हो सकता है आने वाले समय में जब चीन ताइवान पर हमला करे तो वो ये कह दे कि भाई ताइवान अपने जिम्मेदार है, इसके लिए सर ज़ेलेंस्की क्या करेंगे? उन्होंने अपना सब कुछ ऑल इन, सारी ताकत उन्होंने लगा दी। पहले अमेरिका के दम पर, फिर यूरोप के दम पर उन्होंने अपनी जमीन भी गंवानी शुरू कर दी, पूरी अर्थव्यवस्था उनकी चरमरा गई। और अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की ही नहीं मान रहे हैं, वो अड़ रहे हैं। देखिए, ज़ेलेंस्की क्यों मानेंगे? आप अपने देश का एक टुकड़ा, 22% टुकड़ा जो है जमीन का टुकड़ा, यदि कोई आपसे छीन ले और कहे कि आपको नाटो का मेंबर भी नहीं बनना है, तो क्या वहाँ इतने सारे लोग मारे गए हैं, खंडहर में तब्दील हो गया है। सिर्फ गाजा के खंडहर हमें दिखाई देते हैं, वहाँ के खंडहर हमें दिखाई नहीं देते हैं। ऐसी स्थिति में ज़ेलेंस्की से वहाँ की जनता तो सवाल पूछेगी ना, तो फिर लड़ने किस लिए गए थे, शुरुआत किसके कारण? और ये सवाल तो ज़ेलेंस्की कहीं ना कहीं पूछ रहे होंगे नाटो के बाकी मेंबर्स से कि भाई तुम्हारे ही कहने पर तो हम गए थे, तुमने एक सहमति जताई थी, इसलिए तो नाटो को मेंबरशिप का हम फॉर्म भरे थे, और तुम जो है अब वो सर मेंबरशिप तो देना तो दूर, अटैक कर दिया, हमारी 22% जमीन चली गई। इसके बावजूद भी नाटो समेकित तौर पर यदि फोर्स के तौर पर लड़ती तो बात कुछ और होती, हो तो सकता था हार जाते, लेकिन हार के डर से उन्होंने नहीं किया। और ये बात बिल्कुल जायज लगती है कि अभी आप ही के स्क्रीन पर हम देख रहे थे कि अब्राहम लिंकन जो है एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो ऑन द वे है। तो इसका मतलब है कि आप गेराल्ड को भी आप लेकर के आ चुके हैं और अब्राहम लिंकन को भी लेकर के आ चुके हैं। 2 प्रकार की मैसेजिंग है। उसी बीच में ताइवान अपने आप को कैसा महसूस कर रहा होगा इस समय? भाई एयरक्राफ्ट कैरियर जो यहां पर लगा करके रखा हुआ था, जो हमारी सुरक्षा के लिए लगभग था, वो तो वहां से हट गया है।
और ये तो वैसे ही है ना कि जब अर्जुन दूर तक चला जाए तब जो हम जो है वो युधिष्ठिर को बंदी बनाएंगे। तो आपने क्या किया है, आपने ताइवान को छोड़ दिया है। कल जाकर के अटैक यदि ताइवान पर करता है तो ताइवान को हाथ में लेने में चीन को कितना देर लगेगा? ज्यादा देर नहीं लगेगा। यदि अमेरिका वहां पर नहीं खड़ा हो तो चीन को ताइवान तो यूक्रेन जैसा बड़ा कंट्री भी नहीं है, एक तो छोटा सा आइलैंड है, एक छोटा सा टापू है, टेक्नोलॉजी वाइज बहुत एडवांस है, एयरक्राफ्ट कैरियर भी है, एडवांस टेक्नोलॉजी भी है, एडवांस मिसाइल भी उसके पास है। लेकिन फिर भी अमेरिका को आने में तब तक बहुत कुछ हो चुका होगा ताइवान के अंदर। लेकिन मैंने पहले भी एक बार कहानी कुर्सी की जिक्र में किया था कि मुझे लगता है कि इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो अमेरिका की प्रायोरिटी से हट करके अब मिडिल ईस्ट जो है और अरब कंट्री वाला ये उसकी प्रायोरिटी पे चला आ गया है। पहले वो सोचता था कि ये स्टेबलाइज्ड किया है, ये रीजन स्टेबलाइज्ड है, हमको इंडो पैसिफिक की तरफ ध्यान देना चाहिए, और इसीलिए वो भारत के साथ नजदीकियां बढ़ रही थी ताकि हम चाइना को कंटेन कर सकें। इंडो पैसिफिक में यदि कंटेन करना है तो जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया तीनों को साथ लेना हमारे लिए बहुत आवश्यक होगा। अब कहीं ना कहीं ट्रंप की मुझे लगता है कि ये प्रायोरिटी बदली है, जिसका हमको सामने नतीजा दिखाई दे रहा है। अच्छा, इधर ट्रंप के गाजा पीस प्लान का भी सेकेंड फेज शुरू हो गया है। भीषण युद्ध के बाद गाजा में सीज फायर हुआ और अब पीस प्लान का दूसरा चैप्टर शुरू हो गया है। इसमें 15 सदस्यों की एक पैलेस्टीनियन टेक्नोक्रेटिक कमेटी होगी जो गाजा का प्रशासन चलाएगी। साथ ही हमास को डिसआर्म करने की प्रक्रिया पर नजर रखेगी, रिपोर्ट सौंपेगी। साथ ही अमेरिका और इजराइल की देखरेख में यह भी सुनिश्चित करेगी कि किसी अनऑथराइज्ड पर्सन के पास हथियार तो नहीं है। ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ ने एक्स पर यह जानकारी शेयर की। फेज 2 के तहत गाजा से सारी सेनाएं हटाई जा रही हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात जानते हैं अब क्या है? गाजा में कई देशों की सेनाओं को तैनात किया जा रहा है। इसमें पाकिस्तान भी सीना चौड़ा करके आगे आया था। मुनीर अपनी सेना को तैनात कर गाजा में अमेरिकी पिट्ठू बनने की एक और कोशिश कर रहा था। लेकिन खबर यह आ रही है कि चाहे कोई भी देश वहां अपनी सेना भेजे, लेकिन कमांडर अमेरिका या इजराइल का ही होगा। मतलब मुनीर के सैनिक वहां तैनात होंगे तो जरूर, लेकिन बात उन्हें अमेरिका और इजराइल की ही माननी पड़ेगी। यानी मुनीर की आर्मी वहां केवल सलामी ठोकने के लिए ही तैनात होगी। तो ये हमास हथियार डाल रहा है विजय जी। ये अगर फेज 2 ये एग्जीक्यूट हो जाता है और वहां पर बाकी देशों की सेनाएं आती हैं, तो तंत्र तो अमेरिका का ही होगा, सिस्टम भी अमेरिका इजराइल का ही होगा पूरी तरह से। तो पहले से जब से गाजा का प्लान बना, पीस प्लान, उस पर भी हम लोग लगातार चर्चा करते रहे। वो अमेरिका इजराइल का ही पीस प्लान है, ठीक है। और जब आप डिसआर्म होने की बात कर रहे हैं तो हमास के लिए बात कर रहे हैं कि भाई हमास के लोग डिसआर्म हों, इजराइल की बात तो नहीं हो रही है। और इस पर भी पहले चर्चा हुई थी कि जब ये जो बनाई गई इंटरनेशनल सेना जो बनाई जा रही है वहाँ पर करने के लिए, उसमें पाकिस्तान जब जा रहा था तो इजराइल ने उस पर विरोध जाहिर किया था कि भाई पाकिस्तान की सेना पर कैसे भरोसा करेंगे हम लोग, कहीं वो हमास के साथ मिलकर तो हमारे खिलाफ ना खड़े हो जाएंगे। इसलिए ये तय हुआ कि भाई कमांडर जो है वो इजरायली रहेगा। तो जब कमांडर भी इजराइल रहेगा, आदेश भी उनका माना जाएगा, अमेरिका और इजराइल का माना जाएगा, डिसआर्म भी हमास होगा, तो ये तो वन वे एक तरह का वो है पीस प्लान जो हमेशा से ही चल रहा है, जिसको हिंदुस्तानियों की जुबान में कहें जो कि कनपट्टी पे कट्टा लगा के पीस प्लान चल रहा है, उस पर काम हो रहा है। लेकिन अब बढ़ता जाएगा थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हमास को भी ये बात समझ में आ गई कि उस रास्ते पर अब बहुत दिन तक नहीं चला जा सकता, और इजराइल भी थोड़ा भले ही एक आध कदम पीछे हो रहा हो, लेकिन उसको समझ में आ रहा है कि अब इसी तरह से इस रास्ते पर निकला जाए और कोई नुकसान इजराइल का तो इस पूरे पीस प्लान में नहीं हो रहा है। गाजा का भविष्य क्या देख रहे हैं आप राकेश जी? हालांकि जो तस्वीरें हैं वो बड़ी दिल को कचोटने वाली, दहला देने वाली, और जिस तरीके से वहाँ से लगातार रिपोर्ट्स आती हैं, खासतौर पर गाजा से जो वहाँ के बच्चों की स्थिति है, जो माल नरिशमेंट वहाँ पर है, जो वहाँ की औरतों और पुरुषों की स्थिति है, वो भयानक है। ये पीस लाना, वहां पर अमेरिका की इंटरनेशनल फोर्सेस वहां पर पहुंचना, यहां से क्या कुछ बदलने जा रहा है गाजा के लिए? नहीं, इसको हम पीस लाना कहें या गुलाम बनाना कहें, दोनों में शब्दों का अंतर है ना। देखिए, जो दोनों विषय आपने उठाए, ट्रंप का जेलेंस्की से पल्ला झाड़ना और गाजा में अमेरिकी और इजराइल सैनिक की जगह पे दूसरे देश के सैनिकों को तैनात करना। देखिए, पूरा युद्ध जो है वो सैनिक लड़ते हैं,
और यूक्रेन के सैनिक जो है अब उनका मनोबल टूट रहा है और उनको लग रहा है कि अब हम मरने के लिए बहुत देर तक मैदान में नहीं रह सकते। और इसीलिए ये सबसे बड़ी समस्या आ गई जेलेंस्की के सामने, और जेलेंस्की ने ये समस्या बताई होगी ट्रंप के सामने। ट्रंप को लगा कि यदि युद्ध खत्म हुआ और जेलेंस्की सरेंडर कर गया तो उसमें सबसे ज़्यादा जो बदनामी होगी वो अमेरिका की होगी। तो उन्होंने क्या किया, पहला ठीकरा फोड़ दिया कि जेलेंस्की चाहते तो पहले समझौता हो जाता, यानी पल्ला झाड़ दिया। अमेरिका अत्याधुनिक हथियार तो दे सकता है, सैनिक तो नहीं दे सकता। सैनिक तो आपका यूक्रेन का ही लड़ेगा। यूक्रेन का सैनिक कहता हम कितने दिन मरते रहेंगे, हमारे पास तो अब कुछ बचा नहीं है। और रसिया वहाँ पे लोगों पे हमला करने की बजाय उन सेंटरों पे हमला कर रहा है जिससे हुक्का पानी बंद हो जाए वहाँ के स्थानीय लोगों का, यानी पावर कट हो जाए, पानी पीने का नहीं मिलना चाहिए। ऐसे में स्थानीय लोगों के अंदर भी एक प्रतिरोध की बात है। अब गाजा पे आप देखिए तो गाजा पे हमको याद आता है, विजय जी को भी पता होगा कि यूपीए गवर्नमेंट के समय पर अफगानिस्तान में भारतीय सेना की तैनाती के लिए अमेरिका ने एक पत्र लिखा था मनमोहन सिंह जी को कि भारतीय सेना दीजिए जिससे कि हम बॉर्डर पे सेना की तैनाती कर सकें। क्यों कि यदि वहां से तालिबान हमला करता है तो किसको मरना चाहिए, भारतीय सेना को मरना चाहिए, अमेरिकी सेना नहीं मरना चाहिए, वो तीसरे पंक्ति पे खड़ा रहेगा। उसी तरह से गाजा में भी इजराइल और अमेरिका ये कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल का एक भी सैनिक नहीं मरे और अमेरिका का भी एक भी सैनिक नहीं मरे। इसलिए पाकिस्तान जो सीना चौड़ा करके जा रहा है उसके सैनिकों को बॉर्डर पर लगाया जाएगा कि आप गोली खाओ, आप मरो, और बाकी वहां कुल मिला के गाजा में आप जिसको शांति की बात कर रही, मुझे लगता है गुलाम बनाने की फेज 2 प्रक्रिया शुरू हो गई। प्रोफेसर साहब, गुलाम बनाने की फेज 2 प्रक्रिया मुझे लगता है, देखिए 2 हिस्सों में हम इसको बांट करके देखें। जो तैनाती की बात है इसमें मैं बिल्कुल सहमत हूं कि अमेरिका और इजराइल दोनों की इच्छा रहेगी कि हमास से कौन लड़े। सवाल तो है कि हमास को डिसआर्म करना क्या इतना आसान है, और हमास का डिसआर्म करने के लिए शुरुआत में तो हमास ने बहुत साफ साफ कह दिया था कि हम हथियार नहीं छोड़ेंगे। दूसरा, बाद में फिर ट्रंप का स्टेटमेंट आया, प्रेस स्टेटमेंट आया कि हमास को हथियार छोड़ना पड़ेगा और नहीं छोड़ेगा तो हम वो हद कर देंगे, वो चीज़ें करेंगे जिससे उसको, मतलब कहने का मतलब हम ताकत का प्रयोग करके उनसे हथियार हम हटवा लेंगे। फिर बाद में आकर के हमास ने कहा कि वो हथियार छोड़ने के लिए तैयार है, बशर्ते कि गाजा से पूरी तरीके से इजराइल लौट जाए, रिट्रीट कर जाए। अब सवाल ये है कि क्या इजराइल गाजा से पूरी तरीके से रिट्रीट, जहां तक हमारी खबर है ऐसा नहीं कर रहा है। इजराइल गाजा के एक बहुत बड़े हिस्से पर वो कब्जा करके रखे हुए है। एक दूसरी बात, वो चाहता है कि गाजा का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसके और अमेरिका की निगरानी में रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमास का तो ऐसे ही खात्मा है। हमास का जो दबदबा था वो किस कारण था, क्योंकि पूरे एडमिनिस्ट्रेशन पर उसका एक ढंग से कब्जा था। यदि वही खत्म हो जाता है तो फिर हमास के बचेगा क्या, लड़ाई किसके खिलाफ लड़ेगी, फिर वो इजराइल के खिलाफ कैसे लड़ाई दे। तो एक ढंग से अमेरिका और इजराइल की ये स्ट्रेटजी है कि हमास को पूरी तरीके से, जिसको कहते हैं हम, एक्सपोज कर दें, और तब जाकर के यदि बचा खुचा हमास जो है उसको मारने में भी इनको ज्यादा सुविधा रहेगी। मुझे नहीं लगता है किसी भी तरीके से कहीं भी, जो हम कह रहे हैं ना, भारत का भी कहना है कि भाई 2 स्टेट थियोरी जो है लागू किया जाए। यूरोप में भी कहा, फ्रांस ने भी कहा, ब्रिटेन ने कहा, जर्मनी ने कहा। इजराइल इस पर सहमत नहीं है और उसकी सहमति का बहुत आगे। तुम क्यों नहीं रह सकते हो भाई, ये ज्यूज नेशन में क्यों नहीं रह सकते हो तुम? ये हमारे बाप दादों की जमीन थी जिसे तुम लोगों ने छीन लिया था। मैं तो सर ये कह रही हूँ सर, कहावत है ना कि वो खरबूजा चाकू पे गिरे या चाकू खरबूजे पे गिरे, कटना तो खरबूजा को। तो वैसे आसिम मुनीर की सेना का है, वहां गाजा पर जाकर वो अगर गोली चलाएंगे तो क्या हमास पे गोली चलाएंगे तो पाकिस्तान में कितना बवाल मचेगा, क्या वो सैनिक उनके ऊपर गोली चला पाएंगे? और नहीं चलाओगे तो वहां आपको मरना तय है हमास के मार। मैं तो सर ये कह रही हूं, अंदर जो बवाल होगा पाकिस्तान के अंदर, जो सेना भेजने की जो परमिशन दे दिया, स्वीकार कर लिया है, उसके बाद से पाकिस्तान के अंदर जो मौला और पाकिस्तान के लोग विरोध कर रहे हैं कि भाई हमारे सैनिक वहां क्यों जाए। मैं तो पाकिस्तान की विडंबना की बात कर रही हूं सर। पाकिस्तान की विडंबना तो देखिए, अमेरिका चाहता है कि उसकी फौजें जाकर वहां पर हमास से लड़ाई लड़े, वो डोनाल्ड ट्रंप की बात सुने, और लेकिन वहीं वो पाकिस्तानियों को वीजा नहीं देना चाहता,
वो उनका इमिग्रेशन कैंसिल करना चाहता है, पाकिस्तानियों के लिए वो नो एंट्री चाहता है अमेरिका में, और पाकिस्तान दोनों ही मसलों में हाँ जी कर रहा है। आतंकियों का सरपरस्त पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद से बौखलाया हुआ है। लश्कर का सबसे बड़ा आतंकी मोहम्मद मूसा खुलकर हिंदुओं को मारने और काटने की बात कर रहा है। वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को उकसा रहा है। वो ये कह रहा है कि आज़ादी म्याऊं म्याऊं करने से नहीं मिलेगी, हिंदुओं की गर्दन काटनी पड़ेगी। ये बात उसने शहबाज शरीफ से कही। अच्छा, एक बड़ी खबर आ रही है, पहले आपको ये बड़ी खबर दे दे। ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। डीजीपी और पुलिस कमिश्नर को भी नोटिस जारी किया गया है। 3 फरवरी को अब इस मामले की अगली सुनवाई होगी। आईपैक रेड मामले में ईडी ने याचिका दी थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट से नोटिस जारी किया गया है। 3 फरवरी को अब इस मामले की अगली सुनवाई होगी। अतुल भाटिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से? देखिए मीनाक्षी, ईडी की बड़ी जीत हुई है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि चाहे वो पश्चिम बंगाल के डीजीपी हो, पुलिस कमिश्नर हो कोलकाता के, इसके अलावा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल सरकार, इन सभी को जिनको ईडी ने इस पूरे मामले के अंदर जिनके नाम लिए थे, उन सबको जो सुप्रीम कोर्ट है उसने नोटिस जारी किया है। 2 हफ्ते के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया और इस पूरे मामले की सुनवाई जो है वो 3 फरवरी की होगी। इसके अलावा जितनी भी सीसीटीवी फुटेज है जो उनको सुरक्षित रखने के लिए कहा गया है, जो एसजी तुषार मेहता है और इसके अलावा एएसजी एसवी राजू, उन्होंने ये बात कही थी कि 4 एफआईआर जो है वो ईडी के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज की गई। उन्हें लगातार डराया धमकाया जा रहा है और कोई भी एजेंसी अगर स्वतंत्र काम करती है, उसकी नीयत साफ है, तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। और यही कारण है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर के अंदर यह कहा है कि यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि ईडी और केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई में क्षेत्रीय पुलिस हस्तक्षेप कर रही है। साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा है कि संविधान हर एक व्यवस्था को स्वतंत्र तरीके से काम करने की छूट देता है। ऐसे में एक राज्य की एजेंसी या पुलिस को इस तरीके की गतिविधि करने की छूट नहीं दी जा सकती। यह सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है। स्थितियां और बिगड़े और कानून का राज खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी केंद्रीय एजेंसी को किसी पार्टी के चुनावी कार्यक्रम में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, लेकिन सही तरीके से किसी गैर कानूनी गतिविधि के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, डीजीपी जो है पश्चिम बंगाल के, पुलिस कमिश्नर और इसके अलावा पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है। तो जहां तक लगातार जो पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से और ममता बनर्जी की तरफ से यह बात कही जा रही थी कि हाईकोर्ट में ईडी को जाना चाहिए, यह मामले की सुनवाई नहीं होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। नहीं, लेकिन अतुल, जो इस नोटिस में लिखा गया है, जो आप पढ़ रहे हैं कि किसी भी केंद्रीय एजेंसी को किसी पार्टी के चुनावी कार्यक्रम में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। ईडी तो वहां पर गई थी कोयला घोटाले से जुड़े हुए मामलों में जांच करने के लिए। पश्चिम बंगाल सरकार तो यही कह रही है ना कि हमारे चुनावी कार्यक्रम में हमारी चुनावी डिटेल्स, हमारी पार्टी से जुड़ी हुई गोपनीय दस्तावेजों को हासिल करना चाह रही थी ईडी। बिल्कुल, देखिए लगातार इस तरीके के तर्क जो है वो कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से दिए गए, लेकिन ईडी लगातार इस बात को कह रही थी, चाहे वो तुषार मेहता हो सॉलिसिटर जनरल, चाहे वो एएसजी एसवी राजू हो, उनका ये कहना था कि ईडी जो है वो एक 2020 का घोटाला है जिसकी जांच कर रही है। जांच के दौरान यह खुफिया जानकारी मिली थी कि 20 करोड़ रुपए की अपराध की आय वो आर कांतिलाल की फर्म को ट्रांसफर की गई थी, जिसे आगे आईपैक फ्रेमवर्क के तहत उसके काम को अंजाम देने के लिए लगा दिया गया था। यह ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलों में कहा है। और इसके अलावा ईडी की तरफ से कहा गया कि अधिकारी जो है वो संबंधित परिसर की तलाशी लेने गए थे, उसी दौरान वहां पर कोलकाता के जो आईपीएस है डिप्टी पुलिस कमिश्नर, वो वहां पर पहुंचे और इसके बाद उन्होंने पूरी जांच के अंदर हस्तक्षेप किया। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट का जो पूरा आदेश आया है, इसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को सुनेगा और जिस तरीके से नोटिस मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल सरकार, डीजीपी पश्चिम बंगाल और इसके अलावा कोलकाता कमिश्नर, इन सभी को नोटिस दिया गया है और सभी को 2 हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा गया है। तो एक बड़ी जीत हम इसे ईडी की सुप्रीम कोर्ट के अंदर कह सकते हैं। ये बात तो सही है, क्योंकि इस नोटिस में जो बात अतुल लिखी हुई है कि स्थितियां और बिगड़ने पर कानून का राज खत्म हो सकता है। अब ये सोचें कि इस पर ममता बनर्जी अब क्या अपना स्टेटमेंट लेकर जाएंगी या पुलिस यहाँ पर क्या अपना स्टेटमेंट देती है कोर्ट में। ईडी को झटका लगा इसमें। ईडी ने तो कहा था कि तत्काल एफआईआर दर्ज करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट दे। नोटिस तो इश्यू होगा ही ना,
नोटिस में कौन सी ऑब्जर्वेशन कुछ भी हो, आपने 2 वीक का समय दे दिया है, तो आप कहते हैं कि 4 दिन के अंदर जवाब दे, इसके अंदर हम अगले वीक सुनवाई करेंगे। 3 फरवरी तक आपने दे दिया। ईडी जिद कर रही थी कि भाई एफआईआर ममता बनर्जी के खिलाफ, डीजीपी के खिलाफ, पुलिस कमिश्नर के खिलाफ दर्ज हो। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश नहीं दिए, तो मुझे लग रहा है कि ईडी को कोई बहुत सपोर्ट मिला नहीं सुप्रीम कोर्ट से। नोटिस तो मिलना ही था, एक बड़ी खबर और बता दें सर, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगाई है, क्योंकि वहां से ये भी किया जा रहा था ना कि भाई ईडी के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर भी रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक ईडी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई पर भी रोक लगाई है। अतुल, इस पर भी जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए ये ईडी की तरफ से लगातार जो एसवी राजू एएसजी हैं और तुषार मेहता जो कि सॉलिसिटर जनरल हैं, वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि ईडी अधिकारी को धमकाया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, सबूतों को मिटाया गया, चोरी की खुद ममता बनर्जी का नाम लिया गया और ईडी के अधिकारियों पर ही 4 एफआईआर दर्ज कर दी गई। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उसके अंदर ये कहा है कि जो स्टे लगा दिया है इन एफआईआर के ऊपर, और कहा है कि जब तक अगली सुनवाई होगी इस पूरे मामले जो एफआईआर दर्ज की गई है उन पर पूरे तरीके से स्टे रहेगा। ठीक, अतुल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।